नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंडक्शन मशीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके थे। तो सिंक्रोनस मशीन क्या थी, इंडक्शन मशीन क्या है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है। आज की क्लास में आप जब इंडक्शन मशीन को समझेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा डिफरेंस इन दोनों में पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इंडक्शन मशीन के बारे में। तो इंडक्शन मशीन अगर आपसे कोई पूछे इंडक्शन मशीन, ठीक है, इंडक्शन मशीन, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मशीन। क्या है इंडक्शन मशीन? तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट बता दूं तो आपको समझने में बहुत आसानी भी होगी। तो इंडक्शन मशीन की जब हमने यहाँ पे बात कर दी, तो इंडक्शन मशीन के बारे में अगर बेसिक पॉइंट अपन बात कर रहे हैं तो इंडक्शन मशीन पहली बात तो फैराडे के नियम पर आधारित है, यानी कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये छोटी सी बात अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। इंडक्शन मशीन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरी बात, कोई भी जो मशीन होती है ये फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम पे काम करती है, यानी कि अगर ये मोटर है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार काम करेगी, और अगर ये जनरेटर है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार करेगा। ये तो बेसिक पॉइंट हो गया। और इसमें अगर करंट की डायरेक्शन की बात करें, करंट डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन कौन बताता है? करंट की डायरेक्शन को बताता है लेंज लॉ। दोस्तों क्या बताता है? लेंज लॉ। तो लेंज के नियम के अनुसार ये बताता है कि किसी भी मशीन में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। दूसरी बात, इसके बात करें, ये मशीन जो होती है ये ओनली एसी पर काम करती है, एसी पर, ओनली एसी पर काम करती है। तो हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन में पढ़ा था एसी डीसी दोनों पे काम करती है, एसी सप्लाई देना पड़ता और डीसी सप्लाई हमें अलग से रोटर को देना पड़ता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते थे डबल एक्साइटेड मोटर। चूंकि ये ओनली एसी पे काम करती है, अलग से कोई सप्लाई नहीं देना पड़ता, इसीलिए ये मोटर कैसी होती है? सिंगल एक्साइटेड मशीन। इसे सिंगल एक्साइटेड मशीन हम लोग कहते हैं। सिंगल एक्साइटेड मतलब जो सिर्फ एक पे काम कर रही, किसी एक पे काम कर रही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एक्साइटेड मशीन। तो ये तो हो गया इसका बेसिक सिद्धांत क्या होता है। अच्छा, हम लोगों को ये भी चीज इसमें पता होना चाहिए कि जब भी हम इस मशीन की बात कर रहे हैं तो भैया देखिए, जैसे ये मशीन है आपके पास, ये आपका अंदर वाला पार्ट रोटर होता है, बाहर वाला पार्ट स्टेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे रोटर कंडक्टर, ये आपका ये पोल्स हैं जो कि मूव करेंगे, पोल्स इसमें रोटर में लगे हुए हैं जो कि मैग्नेटाइज्ड होने के पश्चात मूव करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसमें स्टेटर वाला जो पार्ट है अपना, है ना, इसमें कौन सी वाइंडिंग होती है? हमने बताया था आपको, इसमें होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो इंडक्शन मशीन में और सिंक्रोनस मशीन, ये हैवी मशीन है, बड़ी मशीन है, लार्ज मशीन है, तो इसमें स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है? इसमें स्टेटर पर होती है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। और इस रोटर पर इसमें होती है, हमेशा याद रखेंगे, इसमें हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी? फील्ड वाइंडिंग। इस तरीके से जो इसमें वाइंडिंग कर दी जाएगी वो कौन सी होगी आपकी? फील्ड वाइंडिंग। तो हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का। इतनी बात सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो हम लोग इससे देखेंगे बहुत अच्छे से, एक एक चीज समझेंगे इसको। देखिए, ये इसको मैं साइड में कर दे रहा हूं आपके लिए, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये रोटर है और ये आपका क्या है, ऊपर वाला जो बिल्कुल पार्ट दिया गया है ये पूरा स्टेटर होता है, जिसमें ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग कर दी गई है और रोटर में आपकी फील्ड वाइंडिंग कर दी गई, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट। चलिए इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। जो इसमें बीच वाला पार्ट होता है रोटर, तो इसकी स्पीड क्या होती है आपकी? दोस्तों मैं बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा यहाँ पे, बहुत आसान सी बात करूंगा और यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ बताऊंगा। तो इसमें जो रोटर की स्पीड होती है, रोटर की स्पीड
इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एनआर, इसको क्या बोलते हैं एनआर। और यहाँ पे एक होती थी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनएस। तो एक सिंपल सी बात करेंगे हम लोग कि जब भी हम लोग ऊपर से सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, सॉरी 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि किस पे काम करा रहे हैं हम, इंडक्शन मोटर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और अगर आप ध्यान से इसको देखो, सॉरी, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखो तो आपको बीच वाला रोटर पार्ट है, ऊपर वाला स्टेटर पार्ट है। रोटर की जो स्पीड होगी वो एनआर होगी और ऊपर वाले पार्ट की जो स्पीड होगी वो एनएस होगी, यानी कि उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमेशा रोटर की स्पीड कम होगी, किससे, सिंक्रोनस की स्पीड से। जबकि सिंक्रोनस मशीन अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको इस वीडियो लेक्चर के बाद देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। तो इस वाली स्थिति में बात कर रहे हैं तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ना होते हुए इससे कम होती है, क्योंकि इसमें जो रोटर होगा वो रोटर प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनस के बराबर कभी भी नहीं हो पाता। तो जब भी हम सप्लाई देते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक नॉर्मल मोटर स्ट्रक्चर की, और मोटर स्ट्रक्चर में अगर हम लोग सप्लाई देते हैं, कौन सी सप्लाई, 3 फेज सप्लाई, तो इसमें क्या होता है, ये इंडक्शन इफेक्ट पे काम कर रहा है, और इंडक्शन इफेक्ट पे काम करने पर इसमें भी वाइंडिंग है, इसमें भी वाइंडिंग है। तो इसमें क्या होगा, ऊपर आपका E1 जनरेट होगा, अंदर E2 होगा, ऊपर के नंबर ऑफ टर्न्स N1 होंगे, अंदर के नंबर ऑफ टर्न्स N2 होंगे। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि इसमें जो अनुपात अपन को प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, E1/N1 बराबर E2/N2। क्यों, क्योंकि ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, और इस सिद्धांत के अनुसार प्राइमरी कॉइल में, यानी कि इसमें ऊपर वाला जो होगा प्राइमरी कॉइल की तरह काम करेगा, और जो रोटर होगा वो सेकेंडरी कॉइल की तरह काम करेगा। इस प्रकार से E1/N1 बराबर E2/N2 यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इंडक्शन मशीन सिंपली इतने इस सिद्धांत पे काम करती है कि 3 फेज सप्लाई जब हम दे रहे हैं स्टेटर पे, तो EMF E1 जनरेट हुआ, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या हुआ, जो कॉइल कर दी गई, बाइंडिंग लगा दी गई, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 होंगे। इसी प्रकार से इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे आपका E2 जनरेट हो जाएगा और ये रोटर घूमने लगता है। और जैसे ही इसमें EMF जनरेट हुआ, ये रोटर घूमने लगेगा, तो ये बराबर होने का प्रयत्न करेगा, किसके बराबर होने का प्रयत्न करेगा, स्टेटर में उपस्थित बाइंडिंग के कारण से जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है उसके बराबर होने का ये प्रयत्न करेगा, लेकिन बराबर नहीं हो पाता। तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस के हमेशा कम होती है, इसीलिए इस मोटर में एक स्लिप जनरेट हो जाती है। तो एनआर बराबर फॉर्मूला होता है 1 - s इंटू NS। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए फॉर्मूला, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए इसके मैं साइड में कर देता हूं और इसमें आगे हम लोग इस चीज को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मैंने साइड में कर दिया और इसके बारे में और आगे कुछ अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक फिनोमेना कि हम लोगों ने जब इस मोटर को बनाया कि हमें पता चला कि भैया इसमें रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती। अब ये सिंक्रोनस स्पीड मैंने आपको क्या बताया था, सिंक्रोनस स्पीड मैंने आपको बताया था कि भैया NS बराबर फॉर्मूला होता है 120F/P, 120F/P, जो कि हम लोग जब मोटर की बात कर रहे हैं ध्यान से सुनेंगे एक एक पॉइंट को, कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 3 फेज सप्लाई दी थी, तो 3 फेज सप्लाई में यहाँ पे जो बाइंडिंग लगी हुई थी, यहाँ पे बाइंडिंग थी, इसके कारण से ये जो रोटर पार्ट था ये कैसा कर गया, मूव करने लग गया, क्योंकि यहाँ पर EMF जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे एक EMF जनरेट हो गया, और यहाँ पर जो EMF था वो E1 था, इसमें जनरेट हुआ वो E2 हुआ, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 थे, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 थे, और ये घूमने लग गया। और ये जब घूमेगा, ऊपर वाले की स्पीड NS है, इसकी स्पीड NR है, तभी इसमें NR बराबर क्या होता है, 1 - s इंटू NS होता है। तो इसमें ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो पाती, ये इंडक्शन मशीन का सिंपल सा सिद्धांत है। और हमने इसमें क्या बताया, ये सिंगल एक्साइटेड मोटर है। सिंगल एक्साइटेड मोटर का मतलब इतना सा है कि ये सिर्फ AC देने पर ही काम कर रही है, सिर्फ AC सप्लाई दे रहे तो ये काम कर रही है, इसीलिए सिंगल एक्साइटेड मोटर है। इसमें एक होती है फॉरवर्ड स्लिप, एक होती है बैकवर्ड स्लिप। तो फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप में क्या अंतर है, SB बराबर होता है 2 - SF। क्या होता है दोस्तों, 2 - SF, इसे बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप, और इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिप। तो मैं आपको बस सिर्फ बेसिक सी जानकारी दे रहा हूं कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या आप अपना
पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जिसमें ये टॉपिक आते हैं तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि फॉरवर्ड स्लिप अगर इतनी है तो बताओ बैकवर्ड स्लिप कितना होगा। नॉर्मल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इतनी है, पोल इतने हैं, कि सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, है ना। और रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस की स्पीड से इंडक्शन मशीन में कैसी होगी, कम होगी। इसमें दोस्तों दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, इसमें चलो मैं आगे चर्चा करूंगा, थोड़ी सी ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इंडक्शन मशीन की बात करते हैं तो दो प्रकार की बाइंडिंग होती है इसमें। कौन कौन सी बाइंडिंग होगी, बहुत अच्छे से अपन को क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बाइंडिंग होगी। तो सिलेंड्रिकल जब बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग कहां पे होती है, रोटर में। कहां पे होती है बाइंडिंग, जो भी होगी हम यहाँ पे कहां किसकी बात करेंगे, रोटर की। तो हम लोग बात करेंगे रोटर बाइंडिंग की, यहाँ पे रोटर बाइंडिंग। रोटर मतलब जो मूव करता है उसकी बाइंडिंग की बात करेंगे। तो रोटर बाइंडिंग की जब भी बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बाइंडिंग होगी, और एक आपकी होगी स्लिप रिंग। कैसी होगी दोस्तों, स्लिप रिंग। एक होगी स्लिप रिंग। इसका मतलब दो प्रकार के कनेक्शन हो गए, एक तो हो गया सिलेंड्रिकल और एक हो गया स्लिप रिंग। एक सिलेंड्रिकल हो गया, एक हो गया स्लिप रिंग। तो यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की, तो सिलेंड्रिकल के केस में अपने पास जो रोटर होता है, रोटर कैसा होता है, शॉर्ट होता है। कैसा होता है, रोटर शॉर्ट होता है। तो हमारे पास जो इस प्रकार का रोटर होता है, इसमें जो हमारे पास रोटर होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का, इसमें जो रोटर पार्ट होता है लास्ट में कैसा कर दिया जाता है, लास्ट में शॉर्ट कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, शॉर्ट। और ये आपका मोटर है, मोटर का रोटर पार्ट है, रोटर घूम रहा है, ये रोटर है पूरा, है ना। तो इसमें क्या कर दिया था, शॉर्ट। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आता है कि भैया रोटर कैसा होता है, शॉर्ट होता है ना। एक इसे बोलते हैं हम लोग, स्लिप रिंग वाले को बोलते हैं रोटर बाउंड। क्या बोलते हैं भैया, रोटर बाउंड टाइप मोटर, रोटर बाउंड टाइप मोटर। और इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल टाइप, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल मोटर। तो सिलेंड्रिकल मोटर में सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है। इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में रोटर को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, जबकि हम लोग बात कर रहे थे इसमें स्लिप रिंग टाइप की। तो स्लिप रिंग वाले में यानी कि इसको बोलते हैं रोटर बाउंड टाइप मोटर, और इसमें कितनी स्लिप रिंग लगी रहती है, 3 स्लिप रिंग। यानी कि अगर यही स्ट्रक्चर को हम लोग बना दे स्लिप रिंग टाइप, तो इसमें क्या होता है, RYV कनेक्शन के केस में 3 स्लिप रिंग इसमें लगी रहती हैं। कितनी स्लिप रिंग लगी रहती हैं, 3 स्लिप रिंग इसमें कनेक्शन होती हैं। तो अपन को ये पॉइंट एक बेसिक सा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दो प्रकार से सिलेंड्रिकल टाइप और रोटर बाउंड टाइप ये मोटर होती है। कौन सी मोटर है, इंडक्शन मोटर है। जबकि सिलेंड्रिकल में ये रोटर पार्ट जो होता है वो शॉर्ट कर दिया जाता है फाइनली, और इसमें स्लिप रिंग यानी कि रोटर बाउंड टाइप में 3 स्लिप रिंग लगी रहती हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली पेपर में बन भी जाता है, जिनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोगों ने इंडक्शन मशीन के बारे में बेसिक सी जानकारी प्राप्त करी। चलिए इसमें कुछ और भी थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको देखते हैं। तो जब भी मैं इसमें इंडक्शन मशीन की बात कर रहा हूं तो इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे, जैसे इंडक्शन मशीन की मैं बात कर रहा हूं, इंडक्शन, है ना, यानी कि इंडक्शन मशीन। तो क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या है। तो अगर इसकी ईएमएफ इक्वेशन की बात करें दोस्तों, ईएमएफ मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल, कि इस रोटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया और रोटर घूमने लग गया। तो इसका जो ईएमएफ होता है, इसकी इक्वेशन होती है 4.44 F∅N। तो इसकी इक्वेशन भी यही होती 4.44 F∅N। तो हमें ये ईएमएफ इक्वेशन भी इसकी क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं इसमें पावर फ्लो की बात करता हूं। अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि भैया पावर फ्लो क्या होता, तो पावर फ्लो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इधर पे मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। इसी से आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि डायग्राम से ही हम चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी यूट्यूब चैनल ने इतनी अच्छी जानकारी नहीं दोगी जितनी अच्छी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पावर फ्लो के बारे में। आपका क्या है, ये है रोटर। रोटर क्या देगा, मैकेनिकल आउटपुट देगा। क्या देगा भैया, मैकेनिकल आउटपुट। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, मैकेनिकल आउटपुट देगा ये। ठीक है भैया, मैकेनिकल आउटपुट आपको मिलेगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एयर गैप दोस्तों। क्या बोलते हैं, एयर गैप। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बेसिक बात। और ऊपर वाले में क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे देंगे इलेक्ट्रिकल इनपुट। इलेक्ट्रिकल इनपुट का मतलब हो गया,
है ना, वैद्युत, है ना, वैद्युत एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिल रही है अपन को, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। जिन बच्चों को दिक्कत आती है उनके लिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे वैद्युत ऊर्जा हो गई, ये यांत्रिक ऊर्जा। ये कैसे कन्वर्ट होगा, एयर गैप के कारण से। बीच में जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों स्टेटर कॉपर लॉस। बीच में कौन सा लॉस होगा, स्टेटर कॉपर लॉस। कौन सा लॉस होगा, स्टेटर कॉपर लॉस। यहां पर कौन सा लॉस होगा दोस्तों, यहां पर होगा आपका रोटर कॉपर लॉस। कौन सा, रोटर कॉपर लॉस। तो हमारा जो मेन फिनोमेना होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट ये हो गया, और यहां पर इसके बाद बात करें कि रोटर कॉपर लॉस, इसके बाद यहां पे क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है पावर डेवलप इन अ रोटर। इसे क्या बोलेंगे, रोटर पर पावर डेवलप होना। तो हम लोग इधर पे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप एक चीज कि यहां पर इसमें क्या जाएगा, इस पे हो जाएगा पावर डेवलप, है ना। इधर पे क्या आएगा, पावर डेवलप, पावर उत्पन्न हो जाएगी यहाँ पे। तो ऊपर से आप इनपुट दे रहे, तो यानी कि यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं नॉर्मली कि भैया इनपुट, और फिर इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया लॉस यानी कि हानि, और इसके बाद फिर क्या आएगा आपका आउटपुट। यानी कि अगर इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट क्या है आपके पास, इनपुट है आपका, इसे नॉर्मली बोल देंगे इनपुट पावर, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि इनपुट पावर नॉर्मल पीआई से डिनोट कर देते इनपुट पावर। इसके बाद क्या आएगा, लॉसेज यानी कि कॉपर लॉसेज आता है, और इसके बाद क्या आएगा, पावर डेवलप, यानी कि ये पावर डेवलप आ जाता है, पावर डेवलप आ जाता है। क्लियर है सभी को, इतनी बात क्लियर है। अच्छा भैया दूसरी बात, इनपुट है, इधर पे क्या आ जाएगा, एयर गैप, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या चर्चा करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे इनपुट जो है, अगर इस वाले के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, ध्यान से सुनेंगे। बेसिक सी बात क्या है, बेसिक सी बात आपके लिए इतनी सी है कि अगर इसको देखें अपन, इस वाले को, तो ये क्या हो गया, रोटर हो गया। और रोटर को देखें, अगर रोटर वाले पार्ट पे यहाँ पे कौन सा, रोटर कॉपर लॉस है, तो इसके लिए इनपुट क्या हुआ, एयर गैप, और आउटपुट क्या होगा, ये मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। अगर इस वाले को देखें तो इनपुट क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, एयर गैप पावर हो गया। तो यहाँ पे इंडक्शन मशीन में जो लॉसेज होते हैं, इसको अपन किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं एयर गैप पावर। क्या बोलते हैं, एयर गैप पावर। किसको एयर गैप पावर बोल देंगे, एयर गैप पावर को क्या बोल देंगे, इनपुट, यानी कि एयर गैप इनपुट पावर होगी। फिर इसके बाद क्या होंगे, कॉपर लॉसेज होंगे, कॉपर लॉस होंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पावर डेवलप हो जाएगा। तो इनपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट को ही हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इनपुट को ही हम लोग बोल देते हैं एयर गैप पावर। और यहाँ पे लॉस, जैसे आपने सप्लाई दी तो इसके कारण से एयर गैप पावर होगी, यहाँ पे कॉपर लॉस होगा रोटर में, और रोटर घूमने लग जाएगा, तो ये एयर गैप के कारण घूमता है। तो इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है, आपको डायरेक्टली याद करना है इसको, डायरेक्टली बराबर 1:1:1 1:S:1-S, जहां पर S का मतलब क्या है, S का मतलब होता है दोस्तों स्लिप। S का मतलब क्या होता है, स्लिप। और ये स्लिप कब आती है, और स्लिप आती है आपकी, पता है आपको एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो स्लिप आती है तो क्या होता है, NR बराबर 1-S × NS। स्लिप इसलिए आती है क्योंकि रोटर की स्पीड जो होती है वो सिग्नल स्पीड के बराबर नहीं होती, इससे कैसी होती, कम होती है। और ये आपका एक रिलेशन है पावर का, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी इंडक्शन मशीन की अपन लोग बात करते हैं तो ये फॉर्मूला अपन को बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, कंठस्थ हो जाना चाहिए, है ना। तो एक क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे आघूर्ण। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया आघूर्ण क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे आज ये टॉपिक आपके लिए कंप्लीट कराना है, तो आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूं और यहाँ पे देखेंगे। इसमें होता आघूर्ण, मतलब इस आघूर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, आघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क। क्या होता है, आघूर्ण का मतलब क्या होता है, टॉर्क। और ये टॉर्क जो होता है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क हो चाहे रनिंग टॉर्क हो, मतलब टॉर्क क्या, जिस स्थिति पे कोई भी मोटर काम करती है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पेपर में पूछ लेते कि स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्शन मशीन में कैसा होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट होता है, या स्क्वायर होता है, या BS के पावर 3/2 होता है, तो हम लोग बोल देंगे BS का स्क्वायर होता है। बिल्कुल बेसिक सा हम लोग समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे, एक एक बात सुनते चलेंगे। अच्छा दूसरी बात, यहां पर अगर स्लिप आपकी अगर 0 से 1 के बीच हो, अगर स्लिप यहां पे आपकी 0 से 1 के बीच हो, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मोटरिंग मोड। क्या बोलेंगे, मोटरिंग
मोड, मोटरिंग मोड, क्या बोलेंगे, मोटरिंग मोड बोल देंगे, ठीक है। अगर इसकी अपनी स्लिप जो है स्लिप लेस देन 0 हो तो जनरेटिंग मोड, और अगर स्लिप हमारे पास 1 से अधिक हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग मोड, ब्रेकिंग मोड। तो इसमें 3 प्रकार के मोड होते हैं, किसमें, इंडक्शन मशीन में। इंडक्शन मशीन में 3 प्रकार के मोड होंगे, मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड और ब्रेकिंग मोड, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते कि स्लिप कितनी हो तो इसमें एक मोड किस प्रकार से काम करेगा, मोटर की तरह, जनरेटिंग की तरह या ब्रेकिंग एक्शन देगा, तो हमें इसका एक बहुत अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से इसमें पता चल गई होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस की स्पीड से एस गुना होती है, यानी कि एफ आर बराबर एस एफ एस, एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एस एफ एस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई दोस्तों, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो एक हो गई इसमें रोटर की फ्रीक्वेंसी, इसे क्या बोलेंगे, रोटर की फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो आपको यहां पे दे दी गई है। तो दोस्तों ये एक हो गई सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एक हो गई रोटर की फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने बेसिक से क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने बेसिक से फॉर्मूलों को पढ़ा, हमने इन फॉर्मूले में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी आपके सामने देखा कि रोटर की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस की फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है, हम लोगों ने देखा कि EMF इक्वेशंस क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा मोटरिंग और जनरेटिंग और ब्रेकिंग मोड क्या होता है, हम लोगों ने इसकी वर्किंग एनालिसिस को अच्छे समझ लिया कि क्या क्या होता है, स्लिप कैसे जनरेट हो रही है, रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस की स्पीड से कम होगी, EMF इक्वेशन को हम लोगों ने समझ लिया, और हम लोगों ने देखा कि NS बराबर क्या होता है 120 F/P। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको ये बेसिक सा पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे एक नया टॉपिक लेके और आपको कई सारी जानकारी देंगे। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।